हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का लेसन 7 जीवों में विविधता या डिविजिबिलिटी ऑफ इन एनिमल्स। डिविजिबिलिटी इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेसन नंबर 5 से काफ़ी कनेक्टेड है। लेसन नंबर 5 जीवों में की मौलिक इकाई, जिसमें हमें साइकोलॉजी पढ़ी थी, उससे यह काफ़ी कनेक्टेड है। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की है, जहाँ पर जाकर आप उस लेसन को समझने के बाद इस लेसन को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लेसन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर ये लेसन हमारी समझ में आ जाता है तो हमें साइंस में, मेनली बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं या वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। जीवधारियों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह व उपसमूह में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। जीवधारियों में उनमें क्या क्या समानताएं हैं, दो जीवों में उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, इस प्रकार हम क्या करते हैं, उन्हें समूह में रख देते हैं। ठीक है, और ये जो समूह में रखना जो है वो क्या कहलाता है, वर्गीकृत करना या वर्गीकरण कहलाता है। अक्सर आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकरण का अध्ययन जिसमें करते हैं हम वो क्या कहते हैं, उसे वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कैरोलस लिनियस को, क्योंकि कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था। इससे पहले भी वर्गीकरण किए गए, लेकिन इन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे सपोज़ कीजिए गाय है, गाय की कितनी सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन गाय तो गाय है, तो मतलब उसके समानताओं के आधार पर हमने उसे एक जगह रख दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्गीकरण की आवश्यकता। पूछ लिया जाता है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीवधारी को जानना संभव नहीं है। पृथ्वी पर इतने सारे जीव है कि उन्हें जानना संभव नहीं है। वर्गीकरण द्वारा बने समूह के किसी एक या दो जीवों के अध्ययन द्वारा जैव विविधता को समझा जा सकता है। हम ये सोचें हम सारे एनिमल्स की स्टडी कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। अब हमने इसका वर्गीकरण कर लिया और वर्गीकरण करने के बाद उसके हमने एक या दो जीवों की स्टडी करी, तो हमें काफ़ी सारे जीवों की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है वर्गीकरण जीवधारियों की पहचान में सहायक है। जब हमें उसके करेक्टर मालूम है तो हम कई बार एनिमल को देख के पहचान लेते हैं कि किसमें क्या है। जैसे बाघ और शेर काफ़ी मिलते जुलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्गीकरण जीवाश्म के अध्ययन में सहायक होता है। जीवाश्म क्या होते हैं, पृथ्वी के नीचे जो जीव होते हैं जो पहले मर गए और उसके बाद उनकी अवशेष जो मिले हमें पृथ्वी के नीचे, वो जीवाश्म कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस वर्गीकरण को देखेंगे। जीवधारी होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में आते हैं मोनेरा जैसे जीवाणु, नॉस्टॉक एनाबिना, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यूकैरियोट्स में आते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अंतर करेंगे। तो हमें जब इन दोनों के अंतर करेंगे पता चल जाएगा। हमें तुमसे पूछ लिया जाएगा प्रोकैरियोट्स जीवों के लक्षण बताइए, यूकैरियोटिक जीवों के लक्षण बताइए या इनमें अंतर बताइए, तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का बना है, वो प्रोटिस्टा में आ गए, और जिनका शरीर बहुकोशीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का बना है, वो बहुकोशिक जीव हो गए। अब क्वेश्चन क्या होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशीय में अंतर पूछ लिया जाता है या एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बहुकोशिकीय जीव जो हुए मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के बने हैं, तो उन्हें भी दो भागों में बांट दिया। कोशिका भित्ति उपस्थित, जिनमें कोशिका भित्ति पाई गई उन्हें तो कोशिका भित्ति उपस्थित कह दिया गया, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई गई उन्हें कोशिका भित्ति अनुपस्थित कर दिया गया। अब आपको पता है कि मैंने लेसन नंबर 5 में बताया भी था कि
जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति प्लाज्मा लेमा के बाहर की ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है वो नहीं होती है। तो वो तो सारे एनिमल्स हो गए। अब जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वो प्लांट्स कहलाते हैं। अब कई जीव ऐसे भी हैं, अब प्लांट्स के हम लोग जानते हैं कि वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांट दिया, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी वे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति तो उपस्थित है लेकिन वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते, मतलब दूसरों से ही भोजन लेंगे, तो वो तो हो गए हमारे फंजाई। और बेजीव जिनमें कोशिका भित्ति है, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, मतलब प्लांट्स के सारे करैक्टर हैं वो प्लांट्स में आ गए। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमल्स का बताऊंगी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट्स का वर्गीकरण बताऊंगी। ये लेसन थोड़ा सा लंबा है और मुझे लगता है कि 3 या 4 पार्ट इस लेसन के बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब फिलहाल हमने इतना वर्गीकरण जो लिखा है तो उतना ही समझते हैं। पहला है जीवधारी, हमने पढ़े प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये इनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। अस्पष्ट केंद्रक होता है, मैंने आपको लेसन नंबर 5 में बताया था। केंद्रक में केंद्रिका होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, बाहर की ओर केंद्रक कला होती है। लेकिन अस्पष्ट केंद्रक क्या होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती। और यूकैरियोट्स में होता है स्पष्ट केंद्रक होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है। प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और उनमें 80S टाइप के, यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। मतलब मैंने बताया था जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स में, वो बिखरे बिखरे से होते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केवल एक क्रोमोसोम होता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और यूकैरियोट्स में 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं और इनमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, नीले हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं कवक, पादप, जंतु। ओके, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। क्वेश्चन क्या होता है, आपसे प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के लक्षण पूछ लिए जाते हैं, यूकैरियोट्स के लक्षण पूछ लिए जाते हैं, इनमें अंतर पूछ लिया जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है यूकैरियोट्स को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक कोशिक और बहुकोशिक। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है तथा एक कोशिका के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। अर्थात शरीर एक कोशिका का बना है और एक कोशिका के अंदर ही सारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, वो एक कोशिक जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ओके फ्रेंड्स, बहुकोशिक जीव क्या होते हैं, इनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। मतलब ये तो एक कोशिका का बना हो गया, इनका 1 से अधिक कोशिकाओं का बना है। उदाहरण पौधे, जंतु, फंजाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बहुकोशिक जीव। अब बहुकोशिक जीव भी 2 प्रकार के हो गए, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति, इन जीवों में प्लाज्मा लेमा के बाहर की ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण फंजाई, पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और फंजाई में पाई जाती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित क्या होती है, मैंने आपको बताया था, सभी एनिमल्स में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इन जीवों में प्लाज्मा लेमा के बाहर की ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उदाहरण सभी जंतु। ओके फ्रेंड्स, अब कोशिका भित्ति भी उपस्थित हो गई, तब भी इन्हें 2 भागों में बांट दिया, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी का मतलब होता है अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। और स्वपोषी कब होता है, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। तो परपोषी, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। स्वपोषी, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल पौधे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण, और पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं एक बार और कहूँगी कि इस लेसन को अच्छी प्रकार समझने के लिए आपको लेसन नंबर 5
बहुत अच्छे से समझना होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी इस सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन नंबर 5 की लिंक शेयर कर दी है। वहाँ पर जाकर आप लेसन नंबर 5 को पढ़ सकते हैं, जिससे ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस लेसन का जो बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स।